निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे लिंक कर सकते हैं अरुण, अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं पेमा खांडू के द्वारा अरुणाचल पुलिस का कह सकते हैं कि यह ऐप है जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए आम लोग बिना थाने जाए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐप जागरूकता कर सकते हैं कि जो वाहन है विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को जानने का भी ये प्रयास करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो उसी दिन मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई विजिलेंस ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यह ऐप समय पर सतर्कता निकासी सुनिश्चित करने राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन और सूडान में संघर्ष के कारण वैश्विक विस्थापन का स्तर रिकॉर्ड डैश डैश तक पहुंच गया है। 88 मिलियन, 95, 110 मिलियन, 125 मिलियन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी इसका 110 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विस्थापन का स्तर रिकॉर्ड यहाँ पे 110 मिलियन तक यहाँ पे पहुँच गया है। दुनिया भर में देखा जाए तो जबरन विस्थापन होने वाली जो संख्या जो रिकॉर्ड है लगभग 110 मिलियन के आसपास पहुँच गया है, जिनमें लाखों लोग देखा जाए तो यूक्रेन और सूडान में संघर्ष के कारण अपने घरों से भाग गए हैं। जैसे कि सूडान का हम लोग सिविल वार की बात कर लें, अभी रसिया यूक्रेन युद्ध की बात कर लें, इसके वजह से ये लोग पूरी तरीके से जो यूरोप का क्षेत्र है वहाँ पे मूव कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले साल लगभग देखा जाए तो 10.48 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 74 में से एक से ज़्यादा लोग अब विस्थापित हो गए हैं। कुल शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरत वाले लोगों में से लगभग देखा जाए तो आधे सिर्फ 3 देशों से आए, जैसे कि सीरिया हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे यूक्रेन और इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे अफगानिस्तान। इन 3 देशों से यहाँ पे आए हुए हैं। कितना यहाँ पे टोटल यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग आधे, समझ रहे हैं ना, लगभग आधे सिर्फ 3 देशों से आए हैं, जिसमें सीरिया है, यूक्रेन है और यहाँ पे अफगानिस्तान हो जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? रक्तदान करना एकता का कार्य है, इस प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाए। देखिए जब भी थीम होता है बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, शॉर्टकट में ही होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो मीनिंग है बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो। ये एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। खून दो और दुनिया जीतो, सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है, ये गलत है। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो। प्लाज्मा आप लोगों ने सुना ही होगा, जब कोविड का जब दौर आया हुआ था तो उसमें शब्द बहुत चर्चा में रहा था। तो विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। यह रक्त और रक्त उत्पादों के महत्व, रक्तदान की आवश्यकता और रक्त साधन, जिसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। यह दिन कार्ल, यहाँ पे नाम रखिएगा इनका, कार्ल लैडस्टीनर की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह की खोज और वर्गीकरण किया हुआ था। 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व रक्तदाता दिवस की स्थापना की हुई थी और इसको आधिकारिक तौर पे देखिए 2005 से विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में यहाँ पे नामित किया गया था। तो 2004 में कह सकते हैं कि इसको एक स्थापना दिवस के रूप में माना जाता है, लेकिन 2005 से इसको कंटिन्यू रूप से मनाया जाने लगा। भारतीय नौसेना द्वारा संशोधक लॉन्च किया गया है, एक संशोधक लॉन्च किया गया है। यह सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का डैश डैश जहाज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद है 5वां। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, चौथा।
सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज जिसका नाम है यहाँ पे संशोधक, ठीक है, इसी को भारतीय नौसेना द्वारा यहाँ पे 13 जून 2023 को कटपल्ली, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। कटपल्ली ये कहाँ है? चेन्नई, यहीं पे लॉन्च किया गया था। संशोधक का या फिर संशोधक का अर्थ है शोधकर्ता, जो एक सर्वेक्षण पोत के रूप में जहाज की प्राथमिक भूमिका को यह दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने 2018 में 4 SVL-4 यहाँ पे SVL जहाज़ों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया हुआ था। पहले 3 जहाज थे, इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है यहाँ पे संध्याक, दूसरा है यहाँ पे निर्देशक और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे इच्छक। SVL जहाज मौजूदा जो इस वर्ग में आएगा संध्याक वर्ग के सर्वेक्षण जहाज़ों की जगह लेगा। ये समुद्री संबंध डेटा एकत्रित करने के लिए नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से पूरी तरीके से लैस है। निम्नलिखित में से किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को खूबसूरत इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए यहाँ पे चुना गया है। उन्हें द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत चुना गया है। तेलंगाना से चयनित यहाँ पे 5 जो इमारतें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा यहीं पे है, ठीक है। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे मुज्जम, जो कि यहाँ पे जाही मार्केट भी इसको बोला जाता है। मुज्जम, ये नाम ये आपको ध्यान में रख के चलना है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है जाही मार्केट, एक विरासत श्रेणी में इसको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पुल श्रेणी की बात करें तो दुर्गम चरेबू, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, दुर्गम चरेवू केबल पुल है, आप ठीक है, मैंने केबल ब्रिज है यहाँ पे। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन यहाँ पे सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया है। कार्यालय और कार्यक्षेत्र भवन श्रेणी के अंतर्गत इसको यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ BR अम्बेडकर। चौथा हो जाएगा यहाँ पे अद्वितीय कार्यालय श्रेणी के लिए तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर। और 5वां हो जाएगा यहाँ पे धार्मिक संरचना श्रेणी के अंतर्गत यदाद्री मंदिर। फोर्ब्स द ग्लोबल 2023 की सूची में NTPC की रैंक में डैश स्थानों का सुधार हुआ है। 15 है, 51, 52, 53। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C, 52। फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 से लेकर 2023 की सूची में NTPC की रैंक में यहाँ पे देख पा रहे हैं 52 स्थानों का सुधार हुआ है। इसने फोर्ब्स की द ग्लोबल सूची में यहाँ पे जो टोटल रैंक हासिल की है 433। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जंप कितना हुआ है यहाँ पे 52 का। यहाँ पे पिछले साल फोर्ब्स की द ग्लोबल सूची में देखा जाए लगभग यहाँ पे 2000 में तो ये हुआ था लगभग ये 445 का यहाँ पे स्थान था। यहाँ पे आप जंप करा सकते हैं। सूची के 223 संस्करण में भारतीय कॉरपोरेट में रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी शीर्ष पर बनी हुई है। हाल ही में किस देश ने मार्च तिमाही में GDP में 0.1% की गिरावट के बाद मंदी की स्थिति में प्रवेश किया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ब्राज़ील। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, न्यूजीलैंड। मार्च तिमाही में GDP में 0.1% की गिरावट के साथ न्यूजीलैंड मंदी में प्रवेश कर गया। प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार न्यूजीलैंड का सकल घरेलू उत्पाद पहली तिमाही में देखा जाए तो 0.1%, जो कि बहुत अधिक नहीं है, नॉमिनल यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इतना गिरा हुआ है। एक मंदी को संकुचन के, ध्यान रखिएगा, एक
मंदी को संकुचन के लगातार 2 तिमाहियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए उपायों के कारण न्यूजीलैंड की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पे काफ़ी प्रभावित हुई है। ब्याज दर देखा जाए यहाँ पे तो 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की निम्नलिखित में से किस फिल्म ने WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में यहाँ पे पुरस्कार जीता हुआ है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, सोसाइटी चेंज कैन प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, बेटर एनवायरनमेंट फॉर बेटर फ्यूचर। इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 2 फिल्मों को WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 in 36 मिलियन अ स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश। तो यहाँ पे इस फिल्म को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया गया है। यह आरिफुर रहमा और मिताली दास द्वारा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है डायरेक्टर आरिफुर रहमा और मिताली दास द्वारा निर्देशित और प्योर अर्थ बंगाल द्वारा यहाँ पे निर्मित है या फिर बांग्लादेश द्वारा निर्मित है। वहीं भारत की तरफ देखा जाए, ठीक है, तो भारत से व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य श्रेणी के तहत पुरस्कार यहाँ पे जीता हुआ है। सरकार किसके लिए मानव विकास सूचकांक तैयार करने की योजना बना रहा है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, अनुसूचित जाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, 18 साल से कम उम्र की महिलाएं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि इसको बोला जाता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे यही है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG इसको भी बोला जाता है। केंद्र सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विशेष मानव सूचकांक, जिसको यहाँ पे HDI विकसित करने के लिए, HDI जिसे बोला जाता है ना, मानव विकास सूचकांक, इसी को विकसित करने के लिए एक सर्वेक्षण तैयार करने की योजना बना रही है। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 28 लाख लोग देश भर के 22,000 से अधिक गांवों में रह रहे हैं। उनकी जीवन शैली और संस्कृति में आए बदलाव का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और गांव स्तर पर एक डेटाबेस विकसित किया जाएगा। नवीनतम बजट में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन के लिए देखा जाए तो 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे व्यय परिव्यय की घोषणा की गई थी। इसे अगले 3 साल में खर्च किया जाएगा। सरकार सभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे PVTG है, यहाँ पे इन क्षेत्रों में, जैसे कि संचार हो गया, बिजली हो गया, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जल आपूर्ति और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की भी यहाँ पे योजना बना रहा है। RBI ने बैंकों को समझौते के तहत डैश डैश के ऋणों का निपटान करने की अनुमति दे दी है। इरादतन चूककर्ता, छोटे किसान, स्वयं सहायता समूह, ऊपर के सभी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए होगा, इरादतन चूककर्ता। RBI ने बैंकों को समझौते के तहत इरादतन चूककर्ता के ऋणों का निपटान करने की यहाँ पे अनुमति दी हुई है। बैंक और वित्त कंपनियों ने यहाँ पे विलफुल, जिसको डिफॉल्टर बोला जाता है, माने जानबूझ के क्या करना, पेमेंट नहीं करना, EMI जो भी है यहाँ पे पूरी तरीके से उसको, ठीक है, बाउंस करा देना। तो विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत खातों के ऋणों का समझौता करके या तकनीकी रूप से ऋणों को बट्टे खाते में डालकर निपटा सकती है। RBI ने इस संबंध में देखा जाए तो जून 2023 में एक सर्कुलर जारी किया गया था और इस सर्कुलर के मुताबिक बैंक ऐसे कर्जदारों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इरादतन चूककर्ताओं के साथ समझौता समाधान यहाँ पे कर सकते हैं। यह कदम बैंकों को समय पर अपना पैसा वसूल करने में मदद करने के लिए यह उठाया गया है।
पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन यूएस कैपिटल में आयोजित किया गया। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? हिंदुओं प्रोटेक्शन, अमेरिकी फॉर हिंदू, हिंदू फॉर अमेरिकन, प्रोटेक्ट हिंदू। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिकन फॉर हिंदू। प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने राजनीतिक जुड़ाव के लिए पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन की आयोजना की हुई थी। इसका जो आयोजन अमेरिकन फॉर हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी द्वारा 20 से अधिक अन्य निकायों के सहयोग से किया गया है। यह सांसदों के समक्ष हिंदू समुदायों की चिंताओं को उठाने के लिए आयोजित किया गया। अमेरिकन फॉर हिंदू के संस्थापक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है यहाँ पे डॉक्टर रोमेश जापरा। डॉक्टर रोमेश जापरा ने कहा कि अमेरिका में हिंदू अमेरिकियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी, जिसका नाम है श्री थानेदार ने अमेरिकी कांग्रेस में एक हिंदू कॉकस बनाने की योजना की घोषणा की हुई थी। महिला 20 शिखर सम्मेलन की तृतीय एवं अंतिम कार्य समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? कांचीपुरम, महाबलीपुरम, पुदुचेरी, रामेश्वरम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भी महाबलीपुरम। महिला 20 शिखर सम्मेलन चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का जो विषय था, जो सब्जेक्ट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, जिसका नाम है यहाँ पे महिला नेतृत्व विकास परिवर्तन पनपना और आगे बढ़ना है। परंपरा और आगे बढ़ना है। पहला सत्र सतत विकास लक्ष्यों, महिलाओं के स्वास्थ्य पर भेदभाव, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के उपायों पर केंद्रित था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत की प्रतिनिधि, जिनका नाम है एंड्रिया वोजनर ने कहा कि दुनिया में करीब 27 करोड़ लोग बिना परिवार नियोजन के रह रहे हैं। ऐसे में मातृ मृत्यु को रोकने की पूरी तरीके से ज़रूरत है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे महाबलीपुरम यहाँ पे सब दिया हुआ है। यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने पहला वैश्विक पवन दिवस कब आयोजित किया हुआ था? 2007, 2008, 2009, 2010। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए 2007 में। प्रत्येक वर्ष 15 जून को देख पा रहे हैं यहाँ पे वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पवन ऊर्जा, इसकी क्षमता और हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने की संभावना की ओर ध्यान आकर्षित करना है। यह विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। विंड यूरोप, ये ध्यान रखिएगा, विंड यूरोप और ग्लोबल विंड काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ ने पहला वैश्विक पवन दिवस यहाँ पे मनाया हुआ था 2007 में। 2009 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ने पवन दिवस को एक वैश्विक कार्यक्रम बनाने के लिए यहाँ पे सहयोग किया। यूएनजीए ने यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, शहीद शांति सैनिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार है यहाँ पे स्थापित करने के लिए किस देश द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित किया? यूएनजीए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन आप बोल सकते हैं। इसका करेक्ट उत्तर देखिए यहाँ पे चीन दिया हुआ है, भारत, फ्रांस, कंबोडिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत। तो यूएनजीए ने यहाँ पे शहीद शांति सैनिकों को सम्मानित करने के भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को यहाँ पे अपना लिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक
स्थापित करने के भारत द्वारा पेश किया गया एक मसौदा प्रस्ताव को अपना लिया गया, जो वो एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे दिल्ली जो ठीक है कह सकते हैं कि इंडिया गेट के पीछे ही जो बड़ा ही एकदम म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पे भी देखेंगे तो पूरा पूरा एक वॉल टाइप का बना के उसमें जो भी शहीद, जो आज तक जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए हैं, सबका उसमें नाम बाकायदा दिया गया है। तो बहुत एक अच्छा कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा अपनाया गया यह ठीक है प्रावधान है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के लगभग देखा जाए तो 190 सदस्यों ने समर्थन दिया और सर्वसम्मति से इसे अपना भी लिया। प्रस्ताव में दीवार को स्वीकृति के 3 साल के भीतर इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे आह्वान किया गया है। विश्व बैंक ने 14 जून 2023 को बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में कितने अमेरिकी डॉलर वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की हुई है? 258 मिलियन डॉलर, 358 है, 458 है, 558 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर के साथ परियोजना शुरू की है। यह परियोजना देखा जाए तो बांग्लादेश के दो राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि नंबर 1 देखा जाए यहाँ पे गाजीपुर एलेंगा, इसे मैं मेंशन कर देता हूँ। गाजीपुर से यहाँ पे हो जाएगा एलेंगा, जो कि NH4 में है, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा नटौर से नवाबगंज, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा NH6 में। इसको पूरा ये कवर करेगी। NH4 तो आपको ध्यान भी होगा। परियोजना के तहत व्यापक सड़क सुरक्षा उपायों से इन दो राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों में 30% से अधिक की यहाँ पे कमी आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2023 का विषय है? वित्तीय समावेशन और लागत में कमी के लिए डिजिटल प्रेषण, डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से वसूली, परिवारों की भलाई पर प्रेषण का सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव, प्रेषण एक जीवन रेखा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, वित्तीय समावेशन और लागत में कमी के लिए डिजिटल प्रेषण। हर साल यहाँ पे देख पा रहे हैं 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस को अपनाया हुआ था। 16 जून 2008 को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 16 जून 2008 को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और विश्व बैंक ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस का आयोजन किया हुआ था। पारिवारिक प्रेषण देखा जाए तो दूसरे देशों में रहने वाले लोगों द्वारा अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों को भेजी जाने वाली क्या है, एक धनराशि है। जैसे भारत में ही देखा जाए तो बहुत सारा पैसा आता है NRI के थ्रू। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से कहा यहाँ पे कि पहली कृषि SEZ परियोजना को झंडी दिखाकर यहाँ पे रवाना किया। सूडान है, नाइजीरिया है, केन्या है, गैबन है। यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, गैबन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबन की पहली कृषि SEZ परियोजना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में भी आप समझ सकते हैं इसको, इस परियोजना को हरी झंडी यहाँ पे दिखाई हुई है। यह परियोजना तकनीक और ज्ञान भागीदार के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ AOM, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, AOM समूह द्वारा इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। गैबन में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपनिवेशी विरोधी एकजुटता हो गया, प्रवासी सद्भावना हो गया और दक्षिण सहयोग का सिद्धांत भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच सिद्धांत के साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। भारत ने अफ्रीका में देखा जाए तो अभी तक टोटल देखा जाए तो 12.3
3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती यहाँ पे ऋण दिया ही दिया है। और ये सिर्फ ऋण नहीं दे रहा है, आपको समझना होगा। जैसे चीन है तो वहाँ पे डेब्ट ट्रैप अधिक यहाँ पे काम कर रहा है, चीन का जो डेब्ट ट्रैप है। लेकिन भारत यहाँ पे न सिर्फ पैसा दे रहा है, बल्कि इन पैसों को किस तरीके से उन लोगों के द्वारा खर्च किया जा रहा है। बहुत सारा स्कूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो वैसे चीज़ों पे भी ठीक है उनको पूरी तरीके से गाइड भी प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अभी हाल ही में चीता के स्थानांतरण और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग से भारत अफ्रीका संबंध मजबूत हुआ ही हुआ है। द आर्ट ऑफ प्लंडर, एक कैप्टिवेटिंग टेल ऑफ ग्रीड, वेजेंस एंड हिस्टोरिकल रिलिक्स के लेखक कौन है? काफ़ी लंबा चौड़ा आप नाम है देख पा रहे हैं यहाँ पे। आलेख तलपत्रा, अतुल गवांडे, फरीद जकारिया, संजय गुप्ता। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, आलेख तलपत्रा। इसे आलेख तलपत्रा ने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे एपिसब पब्लिशिंग द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है एपिम सबब पब्लिकेशन। आलेख तलपत्रा ने एक शानदार ढंग से लिखी गई दुखद कहानी जो सस्पेंस और थ्रिलर्स भरी हुई है। पुस्तक की कहानी के कुछ मुख्य पात्रों और उनके जीवन की घटनाओं के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमते रहती है। लेखक आलेख तलपत्रा प्रौद्योगिकी उद्योग में सलाहकार हैं और पिछले 3 दशकों से पेशेवर के रूप में कार्य कर रहे हैं। 22वें विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से विचार मांगे, जो कि बिल्कुल सही है। 22वें विधि पैनल का गठन न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 यहाँ पे दोनों यहाँ पे हो जाएगा। अब ये काफ़ी देखिए चर्चा में रहा हुआ है। इसमें कहा गया है कि इच्छुक व्यक्ति और संगठनों को 30 दिन के भीतर अपने विचार देने होंगे। 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोला जाता है, इसके विषय के लिए यहाँ पे जांच की थी और 2016 में एक प्रश्नावली के साथ अपनी अपील के माध्यम से सभी हितधारकों के विचार एकत्रित किए हुए थे। विधि आयोग ने 2018 में जो कि उस समय 21वां विधि आयोग था, एक रिफॉर्म ऑफ फैमिली शीर्षक से एक परामर्श पत्र भी जारी किया हुआ था। 22वें विधि आयोग ने फिर से यहाँ पे यूसीसी पर नए सिरे से जनता को या फिर जनता का विचार जानने का यहाँ पे फैसला किया हुआ है, क्योंकि अभी 22वां ध्यान रखिएगा विधि आयोग का गठन हो चुका है। और इसमें है यहाँ पे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो एक कह सकते हैं कि रिटायर्ड ठीक है जज है यहाँ पे, उनकी अध्यक्षता में 22वें कानून पैनल का गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2024 तक के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? वर्तमान में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय ओबीसी सूची में 2650 से अधिक विभिन्न समुदाय यहाँ पे सूचीबद्ध है। विभिन्न समुदाय सूचीबद्ध है, जो कि बिल्कुल सही है। मार्च 2023 तक एससी सूची में लगभग 1270 समुदाय थे, बिल्कुल सही है। मार्च 2023 तक एससी सूची में करीब 748 समुदाय थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में देखा जाए तो 6 राज्यों के करीब 80 और जातियों को यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जिनका नाम है हंसराज गंगाराम अहिर ने कहा कि एनबीसी में उनमें से ज़्यादातर के लिए मंजूर की प्रक्रिया कर रहा है। जैसे कि इसमें हिमाचल प्रदेश है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ओबीसी की केंद्रीय सूची में देखा जाए तो 16 समुदायों को यहाँ पे शामिल करने की सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है। 6 राज्यों के और समुदायों को केंद्रीय सूची में जोड़े जाने की यहाँ पे संभावना है, जैसे कि महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा है। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए याद करना थोड़ा सा टफ है यहाँ पे। बस ये डेटा आपको ध्यान में रख के चलना है कि अभी इतने से इतने सूची को यहाँ पे ठीक है जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाने की यहाँ पे संभावना है।